हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। तो आप सब सोच रहे होंगे वही चीज, वो ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस देना होता है, वो क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। पर नहीं, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे आज, बल्कि आज हम पढ़ेंगे ऑडिट का फ्लो कैसा होता है। जैसे स्टार्टिंग में ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता है ऐसे 210 में, फिर 315 में वो क्या करता है, आइडेंटिफाई एंड एसेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट। ऐसे कर करके जब तक वो अपना रिपोर्ट नहीं बना देता, वो फ्लो हम आज डिस्कस करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मैं जो भी डायग्राम बना रहा हूँ, जो भी नोट्स लिख रहा हूँ, आप भी लिखते रहिएगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगी एंड आप जब रीडिंग करेंगे ऐसे, तो आप सब चीज लिंक कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ऐसे 210 लगाएगा। ऐसे 210 का नाम क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है। सो इसमें ऑडिटर क्या करेगा, इसमें ऑडिटर कंटिन्यू एंड एक्सेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट कब करेगा, जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस हैव बीन एक्टेड। ठीक है। सो सबसे पहले ऑडिटर ऐसे 210 लगाता है, उसका नाम है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो ऑडिटर कंटिन्यू एंड एक्सेप्ट, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू एंड एक्सेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट कब करेगा, जब बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एग्रीड हो जाएगा। बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कब एग्रीड होगा, बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दो केसेस में एग्रीड होगा। फर्स्ट केसेस देखेगा, देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन whom, there should be a common understanding between management and auditor। अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगी तो ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और दूसरा क्या कंडीशन है, प्री कंडीशंस शुड बी प्रेजेंट। सो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी जाके ऑडिटर ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा। सो प्री कंडीशंस में ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर प्री कंडीशंस में दो चीज देखेगा। पहला चीज ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा, वेदर FRF इज एक्सेप्टेबल। और दूसरा चीज क्या डिटरमाइन करेगा, क्या मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड करती है एंड एक्नॉलेज करती है। इंग्लिश में बोला जाए तो वेदर मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही सब नॉर्मल चीज है। प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं एंटिटी में, वही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। सो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, कौन कौन से दो कंडीशंस, देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। और दूसरा कंडीशंस क्या है, प्री कंडीशन शुड एग्जिस्ट। प्री कंडीशंस में ऑडिटर क्या देखेगा, ऑडिटर पहले डिटरमाइन करेगा, वन ये डिटरमाइन करेगा वेदर FRF इज एक्सेप्टेबल, और दूसरा मैनेजमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझती है और जानती है
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसका काम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना और इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं उसका काम है देखना। सो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे 210 हो गया। सो ऐसे 210 में मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर देखता है कि मुझे ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। सो मान लेते हैं दो कंडीशंस फुलफिल हो गए हैं एंड ऑडिटर ने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद आएगा ऐसे 315। ऐसे 315 में ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड असेस करता है। आइडेंटिफाई एंड असेस क्या करता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ना खाली मिसस्टेटमेंट नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर इज मोर कंसर्न अबाउट मटेरियल मिसस्टेटमेंट रादर देन ओनली मिसस्टेटमेंट। ठीक है, सो ऐसे 315 में ऑडिटर क्या करता है, आइडेंटिफाई एंड असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इवन रिस्क जो है, रिस्क भी डिवाइड होता है दो लेवल में, एक होता है असर्शन लेवल रिस्क, असर्शन लेवल पे रिस्क अराइज होता है, और एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। वो दो लेवल क्या होता है वो थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सो ऑडिटर ऐसे 315 में क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एंड असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ना कि खाली मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कैसे करता है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग लेके। किस चीज का अंडरस्टैंडिंग लेके करता है, एक तो अंडरस्टैंडिंग लेता है एंटिटी का, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेता है एनवायरनमेंट का, और तीसरा अंडरस्टैंडिंग लेता है इंटरनल कंट्रोल का। इसको अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करना चाहें तो एंटिटी एंड एनवायरनमेंट इनहेरेंट रिस्क के अंदर आता है, और इंटरनल कंट्रोल रिस्क के अंदर आता है। तो अब हम समझने का ट्राई करते हैं ये तीन रिस्क क्या होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों रिस्क मिला के हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क, और इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, आप समझते हैं ये होते क्या हैं। पहले तो इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता। वो रिस्क इनहेरेंट होते हैं एंटिटी में, जैसे कुछ मैनेजमेंट का जजमेंट होंगे, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होंगे, ठीक है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए ज़्यादा। तो ये ऐसा रिस्क है जो कि इनहेरेंट है एंटिटी में, इसको ऑडिटर को पिन पॉइंट करना, ये रिस्क ऑडिटर को पिन पॉइंट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया इनहेरेंट रिस्क। ठीक है, फिर दूसरा रिस्क आता है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क एक ऐसा रिस्क है जैसे कि बोलूं तो एंटिटी ने ऑलरेडी इंटरनल कंट्रोल रख रखा है किसी चीज के लिए, पर वो जो इंटरनल कंट्रोल है वो ना ही प्रिवेंट कर पा रहा है, ना ही डिटेक्ट कर पा रहा है, ना ही करेक्ट कर पा रहा है, जिस वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज हो रहे हैं। सो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल रख रखा है, पर वो इंटरनल कंट्रोल पीडीसी नहीं कर पा रहा। पीडीसी बोले तो प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट नहीं कर पा रहा, उस वजह से क्या हो रहा है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज हो रहा है, उस वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज हो रहे हैं। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल कंट्रोल रिस्क का, एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल रख रखा है, जैसे कि हर एक कंप्यूटर में
लॉगिन करने के लिए कुछ भी चीज़ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी हो, उन्होंने पासवर्ड रख रखा है, पर वो जो पासवर्ड है वो सबको एक्सेसिबल है, सबको एक्सेसिबल है। तो कोई भी जाके वो पासवर्ड लगा के वो लॉगिन कर सकता है। तो इसमें हमने देखा कि इंटरनल कंट्रोल जरूर प्रेजेंट है, पासवर्ड इंटरनल कंट्रोल क्या है, पासवर्ड, ठीक है, पर वो क्या वो इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो इंटरनल कंट्रोल है वो कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है। इसलिए इसमें मिस स्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है, मिस स्टेटमेंट चांसेस आर हाई, स्टेटमेंट चांसेस आर हाई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हर एक परचेज इनवॉइस के लिए मैनेजर को रखे हैं। मैनेजर का काम क्या है, हर एक परचेज इनवॉइस को रिव्यू करेगा, पर मैनेजर क्या कर रहा है, बिना देखे सब परचेज इनवॉइस एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो इसमें हमने देखा कि इंटरनल कंट्रोल जरूर प्रेजेंट है, इंटरनल कंट्रोल प्रेजेंट है। मैनेजर को रखना फॉर रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल, मैनेजर को रखना फॉर रिव्यूइंग इंटरनल कंट्रोल कैन बी वो फॉर रिव्यूइंग परचेज इनवॉइस, वो एक टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, वो इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। पर क्या वो इंटरनल कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर पा रहा है मिस स्टेटमेंट को, नहीं कर पा रहा, इसलिए कंट्रोल रिस्क एंटिटी में हाई हो जाएगा। उसी प्रकार डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क ऐसा रिस्क है जहाँ पे ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाता है पर वो मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो डिटेक्शन रिस्क ऐसा रिस्क है जहाँ पे ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा रहा है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी ऑडिटर मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो इस केस में बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क हाई है। पर अगर ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा के मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो हम बोलेंगे डिटेक्शन रिस्क लो है। तो हमने समझा इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलते हैं, डिटेक्शन रिस्क। तो हमेशा याद रखना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क आर इन्वर्सली रिलेटेड। इन्वर्सली रिलेटेड कैसे है वो मैं समझा देता हूँ आपको, समझ लीजिए कंट्रोल रिस्क हाई है तो इसका मतलब क्या है, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल वीक है, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल वीक होने से ऑडिटर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल ज्यादा करेगा या कम करेगा, ऑफ कोर्स रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल कम करेगा। तो वो ज्यादा क्या करेगा, अगर इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस कम किया तो ज्यादा वो क्या करेगा, ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर करेगा, प्रोसीजर ज्यादा करेगा। सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज्यादा करने से मिस स्टेटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो अगर मिस स्टेटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा, लो होगा। जैसे कि मैंने कहा था डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाने के बाद अगर मिस स्टेटमेंट फाइंड आउट कर पा रहा है तो डिटेक्शन रिस्क लो होगा। तो वही हुआ, इंटरनल कंट्रोल उसका वीक था तो ऑडिटर रिलायंस कम के इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाया, उसको ज्यादा मिस स्टेटमेंट मिला तो उस वजह से डिटेक्शन रिस्क लो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा, अगर कंट्रोल रिस्क लो है तो कंट्रोल रिस्क हाई है तो डिटेक्शन रिस्क लो है, तो दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। ठीक है, होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो हम
बैक टू ऐसे 315 चलते हैं। 315 में क्या बोला था, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है, आइडेंटिफाई एंड असेस करता है। क्या करता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी एनवायरमेंट कंप्राइज ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल कंप्राइज ऑफ कंट्रोल रिस्क। और मैंने कहा था रिस्क कंप्राइज ऑफ असर्शन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो आप जानते हैं ये क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एक ऐसा रिस्क है जो कि होल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेट्स अफेक्टेड। इसका एग्जांपल अगर बोले तो इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, अगर हम मैनेजमेंट पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाए, वही फ्रॉड निकला, तो होल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गेट अफेक्टेड। सो दिस इज द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो असर्शन लेवल रिस्क क्या होता है, असर्शन लेवल रिस्क, असर्शन लेवल रिस्क एक ऐसा रिस्क है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस अफेक्ट होंगे, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस विल गेट अफेक्टेड। जैसे कि हाँ, ऑडिटर अगर फिक्स्ड एसेट देखना चाहते हैं, फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग और बिल्डिंग में वो असर्शंस चेक कर रहा है, जैसे कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे, फिर वैल्यूएशन होंगे, कंप्लीटनेस होंगे। अगर ये सब असर्शन चेक कर रहा है एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस का, तो हम लोग बोलेंगे इसमें असर्शन लेवल रिस्क है, क्योंकि ये होल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं असर्शन लेवल रिस्क। तो ऐसे 315 क्या बोलता है, ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है एंड असेस करता है इसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, ना कि खाली मिसस्टेटमेंट, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद आएगा, उसके बाद ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाता है, इसको हम बोलते हैं रैप। इसका असेसमेंट प्रोसीजर लगाता है, इसका असेसमेंट प्रोसीजर लगा के ऑडिटर को क्या मिलेगा, ऑडिटर क्या कर पाएगा, ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड असेस कर पाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। कैसे करेगा, थ्रू अप्लाइंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वो क्या क्या करता है, पहले तो वो करता है इंक्वायरी। इंक्वायरी कैसे करता है, मैनेजमेंट एंड दोज चार्जेस गवर्नेंस से। फिर दूसरा क्या करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता है, प्रोसीजर। और तीसरा क्या करता है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। तो ये चीज वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में करता है, और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके उसको क्या मिलता है, आइडेंटिफाई एंड असेस कर पाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, आइडेंटिफाई एंड असेस कर पाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। तो यहाँ पे ऑडिटर ऐसे 315 खत्म करता है। फिर ऐसे 315 खत्म होते ही ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ऐसे 300 लगाएगा। ऐसे 300 क्या बोलता है, ऑडिट प्लानिंग। वो अपने ऑडिट टीम से सब कुछ डिस्कस करेगा, जो भी रिस्क मिले हैं वो सब डिस्कस करेगा, एंड ऐसे 300 लगाएगा। फिर जैसे ऑडिट प्लानिंग हुआ, वो अपना मेटेरियलिटी लेवल डिसाइड करता है, मेटेरियलिटी लेवल किसमें डिसाइड करता है, ऐसे 320 में। और वो मेटेरियलिटी लेवल पे जितना उसको सैम्पलिंग करना है, जितना आइटम उसको देखना है, उसके ऊपर वो ऑडिट सैम्पलिंग लगाता है, ऑडिट सैम्पलिंग लगाता है वो ऐसे 530 में। तो ये सब हुआ, ये सब ऑडिटर कब करता है, प्लानिंग स्टेज में। ये सब ऑडिटर करता है प्लानिंग स्टेज में। तो प्लानिंग स्टेज में वो क्या क्या करता है, प्लानिंग स्टेज में वो सबसे पहले तो ऐसे 210 लगाता है, ठीक है। ऐसे 210 में वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट हो गया। फिर वो ऐसे 315 लगाता है, ऐसे 315 में क्या करता है, आइडेंटिफाई एंड असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। कैसे करता है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल।
हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, ऑडिट प्लान कर लेता है, ऑडिट प्लान कर लेता है ऐसे 300 में। फिर उसके साथ साथ ही वो मैच्योरिटी लेवल अपना डिसाइड कर लेता है, मैच्योरिटी लेवल डिसाइड कर लेता है ऐसे 320 में। उसके साथ साथ ऐसे 530 में वो सैम्पलिंग कर लेता है। सैम्पलिंग कितना करना है उसको, कितना आइटम चेक करना है वो डिसाइड कर लेता है। सैम्पलिंग करता नहीं है, सैम्पलिंग कितना करना है उसको, कौन कौन सा आइटम चेक करना है वो डिसाइड कर लेता है, पहले डिसाइड कर लेता है। तो ये सब वह एक प्लानिंग स्टेज में ऑडिटर करता है। अभी तक याद रखिए ऑडिटर परफॉर्म नहीं किया है, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अभी तक परफॉर्म नहीं किया, अभी तक वो सिर्फ प्लानिंग स्टेज में ही है। प्लानिंग स्टेज में वो ये सब करता है। अब नेक्स्ट ऑडिटर का काम क्या है, वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। तो आइए देखते हैं ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेगा। ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है ऐसे 330 में। ऐसे 330 का नाम क्या है, तो ऑडिटर रेस्पॉन्स टू असेस डिस्क। ये वर्ड जो रेस्पॉन्स है ये कहाँ से आया, क्योंकि ऑडिटर ऐसे 315 में क्या किया, ऑडिटर ऐसे 315 में अंडरस्टैंड कर लिया डिस्क को, अंडरस्टैंड कर लिया डिस्क को, उनका इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग ले लिया, अंडरस्टैंड तो ले लिया। अभी वो क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्स करेगा। अभी वो असली में इंटरनल कंट्रोल जो अंडरस्टैंड किया था, इंटरनल कंट्रोल का जो अंडरस्टैंड किया था, अभी वो जाके उसको टेस्ट करेगा। तो टेस्ट करके उसको क्या मिलेगा, ऑडिटर 315 में अंडरस्टैंड ले लिया इंटरनल कंट्रोल का। अभी जब वो रेस्पॉन्स करेगा तो वो टेस्ट करेगा इंटरनल कंट्रोल को, तो टेस्ट करके उसको क्या मिलेगा, ऑडिट एविडेंस मिलेगा। ऑडिट एविडेंस मिल गया। ऑडिट एविडेंस से उसको पता चला कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिसस्टेटमेंट है, तो मिसस्टेटमेंट मिल गया उसको। अब वो क्या करेगा, मिसस्टेटमेंट को क्या करेगा, वो मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट करेगा। और इवैल्यूएट मिसस्टेटमेंट वो कहाँ करता है, ऐसे 450 में करता है। तो मिसस्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर लिया, फिर वो अपना ऑडिटर क्या करेगा, कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, फिर वो कंक्लूजन ड्रॉ करके अपना रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट कहाँ बनाएगा, वो ऐसे 700 में। ठीक है, ये एक बेसिकली ऑडिट का फ्लो होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ऐसे 330 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ऐसे 330 ऑलरेडी नेम बोल चुका हूँ, क्या है नेम, द ऑडिटर रेस्पॉन्स टू द असेस डिस्क। तो ऐसे 330 में ऑडिटर क्या करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को हम बोलते हैं फैप। इसमें ऑडिटर क्या करता है, इसमें ऑडिटर दो प्रोसेस करता है, दो प्रोसीजर करता है। एक तो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर और एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कॉम्प्लायंस प्रोसीजर में वो करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यहाँ याद रखिए वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है। अंडरस्टैंड तो वो ऑलरेडी ऐसे 315 में कर चुका है। और सब्सटैंटिव में वो क्या कर रहा है, सब्सटैंटिव दो प्रकार का होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, और एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आता है वाचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ असर्शंस। ठीक है, तो इसमें ऑडिटर, तो ऑडिटर क्या किया, ऐसे 315 ऑडिटर ऐसे 315 में अंडरस्टैंड ले लिया, अंडरस्टैंड ले लिया कि एंटिटी में कितना रिस्क है, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, जो भी सब कुछ सब चीज़ का अंडरस्टैंड ले लिया। अब वो अंडरस्टैंडिंग लेके उसको एक आइडिया मिल गया, क्या चीज़ का आइडिया मिल गया, कि उसको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितना रखना है, ये सब 315 में इसको आइडिया मिल गया। तो 315 में जो आइडिया मिला और नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर कितना करना है उसका भी आइडिया मिल गया। तो वो 330 में क्या करता है, उसको रेस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स कैसे करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा के। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे लगाता है, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, जो कि बोलते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता है, या फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाता है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर दो प्रकार का होता है, एक तो एनालिटिकल प्रोसीजर, दूसरा होता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब वाचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट्स। तो
वो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर लगा के भी ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के भी ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकता है। ऑडिट एविडेंस गैदर करके वो मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा, मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेगा या फिर इवैल्यूएट करेगा। किसमें करेगा? इवैल्यूएट करेगा ऐसे 450 में, और इवैल्यूएट करके ऑडिटर अपना कंक्लूजन देगा, और कंक्लूजन के बाद वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, ऑडिटर अपना रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट कौन सा ऐसे में बनाएगा? ऐसे 700 में। तो ये होता है ऑडिट का फ्लो। और तो चीज याद दिला देता हूँ, ये एनालिटिकल प्रोसीजर हमने देखा। एनालिटिकल प्रोसीजर हम जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कहाँ कर रहे थे? यहाँ पे जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे थे, ये प्लानिंग स्टेज था। प्लानिंग स्टेज में हम करते हैं 315, तो प्लानिंग स्टेज, तो प्लानिंग स्टेज में भी हम लिखे थे कि जब हम लोग रैप करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं, वहाँ पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। और अभी जहाँ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे 520 पढ़ेंगे, ऐसे 520, उसमें लिखा रहेगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर परफॉर्म एट 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज प्लानिंग स्टेज, दूसरा परफॉर्मेंस स्टेज जो कि बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स जहाँ पे होता है, या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर जहाँ पे होता है, और तीसरा नियर एंड ऑफ द ऑडिट। सो जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो थ्रू आउट द ऑडिट हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। एंड उससे क्या होता है, उससे ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिलते हैं। वो ऑडिट एविडेंस जो मिलते हैं उसमें जो मिस स्टेटमेंट होगा उसको इवैल्यूएट करेगा एज पर ऐसे 415, उसमें से वो कंक्लूजन ड्रॉ करेगा एंड वो रिपोर्ट करेगा। तो ये होता है एक ऑडिट का पूरा फ्लो। अगर आप ये फ्लो अच्छे से समझ गए हैं तो आपको ऑडिट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर एक एसेस एक दूसरे से लिंकेज है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि आप और भी मतलब कॉन्सेप्ट्स के वीडियो चाहते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी क्या होता है, एनएमएल क्या होता है, या फिर बहुत सारे कुछ एसेस के कॉन्सेप्ट वीडियोस चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सुनने के लिए, एंड होप आज का दिन आपको अच्छा जाए। थैंक यू।